नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महाराष्ट्र की शिवसेना और ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के दिन ठीक नहीं चल रहे। उद्धव ठाकरे ने काफी वक्त लगा दिया इस्तीफा देने में, लेकिन बोरिस जॉनसन इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। उनकी पार्टी के 50 से अधिक लोगों ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। पार्टी में भी इस्तीफे हुए हैं। इस बगावत से भारत के होटल उद्योग को कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस्तीफा देने वाले किसी होटल में नहीं छिपने आ रहे। मेरी चिंता दूसरी है। इसी अप्रैल में बोरिस भाई गुजरात में बुलडोजर चला रहे थे। वडोदरा के नजदीक ब्रिटेन की कंपनी जेसीबी की फैक्ट्री का दौरा करने पहुंच गए। उसी वक्त यूपी से लेकर दिल्ली में बुलडोजर का हल्ला मचा था। इधर बोरिस भाई हलोल में बुलडोजर पर घूमते दिख गए। जिस देश में अंधा कानून, इंसाफ का तराजू नाम से फिल्में बनी हो, उस देश में बुलडोजर का इंसाफ नाम से पटकथा लिखी जा रही थी। और एन बीच कहानी में एक इंटरनेशनल एंगल आ गया जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का फोटो बुलडोजर के साथ आ गया। लोगों को समझाया गया कि अब दुनिया भी मान रही है कि बुलडोजर ही इंसाफ है। 2 महीने बाद बोरिस भाई खुद बगावत के बुलडोजर के नीचे आ गए और 10 डाउनिंग स्ट्रीट से इनका बोरिया बिस्तर बंध गया। कम से कम बोरिस भाई को इतना समझना चाहिए था कि बुलडोजर को लेकर भारत में क्या चल रहा है। कूटनीति की परंपरा तो यही कहती है कि किसी देश के दौरे पर हो तो उन मुद्दों का मजाक ना उड़ाएं जिनसे वहां के देश की जनता का एक हिस्सा आतंकित है। उन चीजों के साथ फोटो ना खिंचाएं जिससे एक तबके को आतंकित किया जा रहा है। मगर बोरिस भाई जैसे नए दौर के नेताओं को इन सब चीजों से मतलब नहीं। बोरिस जॉनसन की इस तस्वीर से मीडिया को भी इशारों इशारों में असहाय महसूस कर रही जनता का मजाक उड़ाने का मौका मिल गया, डराने का। इस तरह की हेडलाइनें लिखी गई, इंटरनेशनल बना बाबा बुलडोजर और ब्रिटिश पीएम का बुलडोजर वेलकम, विस्मयादि बोधक चिन्ह। बोरिस भाई का बंध गया बोरिया बिस्तर या बोरिस पर बगावत का बुलडोजर। गोदी मीडिया की भाषा में कहानी कहीं की हो, किसी की हो, हर चीज ऐसे ही पेश की जाती है। हमारे लिए बोरिस भाई की कहानी कहीं से बोरिंग नहीं, लेकिन इस देश में उससे भी जरूरी कहानियां हैं। बुलडोजर का इंसाफ बकवास टाइटल है। हमारी फिल्म का टाइटल अलग है, राजू का इंसाफ। बीआर चोपड़ा की फिल्म थी इंसाफ का तराजू, उसी से प्रेरित है राजू का इंसाफ। इंसाफ की देवी ने अपना तराजू राजू को पकड़ा दिया है। यह मेरी फिल्म का थीम है। लेकिन यह तो जान लीजिए कि संगमरमर की बनी इंसाफ की यह देवी कौन है। इसकी आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में तराजू क्यों है? क्या देवी फ्रेंड की बाजुओं में पेन नहीं होता? ग्रीक देवी है तो मैं इन्हें फ्रेंड कह सकता हूं। किसी की आस्था आहत नहीं होगी। दुनिया भर की अदालतों में यह मूर्ति दिख जाती है और जब भी इंसाफ का चेहरा दिखाना होता है यह मूर्ति काम में आती है। इस धरती पर यह देवी कब से न्याय की देवी बन बैठी, ठीक ठीक बताना मुश्किल है। कहीं पढ़ने को मिला इंसाफ को मूर्ति का रूप देने का श्रेय मिस्र की सभ्यता को जाता है, तो कहीं पढ़ने को मिला कि 14वीं सदी में ऐसी मूर्ति पाई गई। जरूर पक्के तौर पर दावा किया जाता है कि न्याय की इस देवी का संबंध ग्रीक मिथकों के संसार से है, जिसके देवी देवता अजब गजब के हैं, भयंकर भी हैं, मजाकिया भी हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इंसाफ की देवी के पास तलवार भी नहीं बची है, तराजू भी लेकर कोई भाग गया है। एक बार बांग्लादेश में इसी बात पर आंदोलन हो गया कि अदालत के परिसर में इंसाफ की मूर्ति हटाई जाए। हटा दी गई। अमेरिका में इस मूर्ति को लेकर कई वाजिब सवाल उठे हैं कि इस मूर्ति का रंग सफेद और इसका इंसाफ श्वेत लोगों के लिए भी अलग। इसकी तरह जज की कुर्सी पर बैठा शख्स भी व्हाइट बन जाता है और उसके फैसलों में रंग भेद का रंग झलकने लगता है। धीरज के साथ प्राइम टाइम देखा कीजिए। यूट्यूब में तो फिर से देखिए। एनडीटीवी इंडिया का यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां प्राइम टाइम मिल जाएगा। पुलिस तो कभी भी आ जाएगी, लेकिन जब तक नहीं आती है तब तक आप फिल्म की तरफ प्राइम टाइम देखिए। उस दिन कौन सा दिन था याद नहीं, जब मैं पटना के सिनेमा हॉल में महान फिल्मकार बीआर चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू देखने गया। फिल्म का टाइटल सॉन्ग दिमाग में ठहर गया। गाने में इंसाफ की यही देवी दिखी, उसके हाथों में तराजू दिखा। ग्रीक कथाओं की देवी है मुझे पता नहीं, ग्रीस देश का नाम भी नहीं सुना था।
उस रोज न्याय की इस खूबसूरत देवी के हाथ में तराजू देखकर पटना के अंटा घाट सब्जी मंडी में सब्जी तौलने वालों का ध्यान आ गया। एक तरफ 2 किलो प्याज और एक तरफ बटखरे। मेरे बाल मन में प्रश्न आया जो मैंने किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं बताया। यह प्रश्न मेरे मन की बात का हिस्सा बनकर रह गया। प्रश्न था कि अगर इंसाफ तौला जाता है तो कब 100 ग्राम कम हो जाए, कैसे पकड़ा जाता है? क्या ऐसा हो सकता है कि तराजू के एक बड़े पलड़े में मोहम्मद जुबैर को बिठाया जाए और दूसरे पलड़े में रोहित रंजन को? लेकिन जब रोहित रंजन फरार हैं तब अकेले जुबैर को बिठाकर न्याय का संतुलन कैसे होगा? एक पलड़े पर केवल जुबैर दिखेगा और एक पलड़ा खाली दिखेगा। हमारी फिल्म राजू का इंसाफ की थीम यही है। तराजू है तो वह बटखरा कहां है जिससे संतुलन बनता है? जुबैर जेल में है और रोहित क्यों फरार है? एक पत्रकार है जुबैर, एक पत्रकार है रोहित। जुबैर ने झूठ को पकड़ा, सच उजागर किया। रोहित रंजन ने सच को छुपाया, झूठा वीडियो दिखाया। जुबैर गिरफ्तार है और रोहित फरार है। किसी को किसी बात से ऐतराज नहीं, इसलिए हमने अपनी फिल्म का नाम राजू का इंसाफ रखा है। कितना फर्क है। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और पत्रकार मोहम्मद जुबैर को जब दिल्ली पुलिस बुलाती है तो वे अहमदाबाद से चलकर आते हैं, जांच में हिस्सा लेते हैं और जेल जाते हैं। 27 जून को ऑल्ट न्यूज के संस्थापक प्रतीक सिन्हा ट्वीट करते हैं कि चिकित्सा की जांच के बाद जुबैर को कहीं ले जाया जा रहा है। मुझे और वकील को नहीं बताया जा रहा कि कहां ले जाया जा रहा है। पुलिस के किसी भी व्यक्ति ने नेम प्लेट नहीं लगाए हैं, यानी जेब के ऊपर जो नाम लिखा होता है वह नहीं है। जुबैर जांच में सहयोग करते हैं। अदालत उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज देती है। जुबैर के वकील कॉलिन गोंजाल्विस सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालते हैं कि जेल में जुबैर को मौत की धमकी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई होगी। यह घर जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन का है। जुबैर पुलिस के पास चलकर आते हैं, लेकिन रोहित रंजन को गिरफ्तार करने छत्तीसगढ़ की पुलिस चलकर उनके घर आती है तो नोएडा और गाजियाबाद की पुलिस पहुंच जाती है। प्रक्रियाओं को लेकर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। इन्हें पालन कराने के लिए गाजियाबाद की पुलिस और नोएडा की पुलिस भी पीछे पीछे आ जाती है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सोसाइटी के लोग भी पुलिस से आई कार्ड मांगने लग गए क्योंकि वो सादी वर्दी में आए थे। गाजियाबाद की पुलिस तर्क देती है कि पहले उसे क्यों नहीं सूचना दी गई। क्या प्रक्रियाओं का सवाल बनाकर 2-2 जिलों की पुलिस के जरिए रोहित को बचाया जा रहा था? इस जगह जुबैर की तरह रोहित रंजन खुद पुलिस के पास क्यों नहीं हाजिर हो गए? उन्होंने तो माफी भी मांग ली थी, तब फिर किस बात का डर था? क्या जुबैर को रोहित की तरह छूट मिल सकती थी? रोहित रंजन को नोएडा पुलिस पूछताछ के लिए ले जाती है और देर रात बताती है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जमानत पर भी छोड़ दिया गया। उसके बाद रोहित कहां है, छत्तीसगढ़ की पुलिस को पता नहीं। जी न्यूज ने अपनी शिकायत में रोहित रंजन का नाम नहीं लिया। सीनियर प्रोड्यूसर नरेंद्र सिंह और ट्रेनी प्रोड्यूसर विकास कुमार झा का नाम लिया। इन पर गंभीर अपराध के आरोप लगाए, लेकिन ये दोनों तो गिरफ्तार नहीं हुए। फिर रोहित रंजन को क्यों गिरफ्तार किया गया? दोनों की गिरफ्तारी से संबंधित, यानी नरेंद्र और विकास की गिरफ्तारी से संबंधित कोई भी सूचना सार्वजनिक नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में मालविका प्रसाद की रिपोर्ट छपी है कि जब नोएडा की पुलिस रोहित रंजन को उनके घर से ले गई, उसके कुछ ही मिनट पहले जी मीडिया कॉरपोरेशन की तरफ से नोएडा में एफआईआर कराई जाती है। सुबह 8:33 पर जमानत पर रिहा होने के बाद रोहित रंजन के घर पर ताला लगा है। छत्तीसगढ़ पुलिस के डीसीपी उदयन बेहर ने गाजियाबाद पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है और रोहित को फरार घोषित कर दिया है। यही नहीं, छत्तीसगढ़ पुलिस का कहना है कि नोएडा पुलिस ने अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं दी है, जबकि एफआईआर तो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। वर्तमान में हमको कोई जानकारी नहीं है, ना नोएडा पुलिस द्वारा जो हमको अधिकृत रूप से सूचित किया गया है कि उनकी इवन सूचित किया गया कि वो कहाँ है। इवन हम जब एफआईआर और उसकी अन्य कॉपी लेने जब सेक्टर 20 थाने गए थे, तब भी उनके द्वारा हमको रिसीविंग देने से मना किया गया है। आगे आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? आगे हम फर्दर उनकी तलाश जारी रखेंगे और जो उनके नोटिस के जवाब आने के बाद हम देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। साथ में उनको कथन लेने के लिए बुलाया हुआ है। उनका पक्ष रखना हम देना चाहते हैं, हम दे रहे हैं, उसमें अवसर दे रहे हैं उनको पक्ष रखने का। उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं और बाकी फर्दर कार्रवाई जारी रहेगी। मोहम्मद जुबैर गिरफ्तार हैं, रोहित रंजन गिरफ्तार होते हैं और रिहा होने के बाद फरार हो जाते हैं।
क्या यह अजीब नहीं है कि जी न्यूज ने अपनी शिकायत में 2 लोगों का नाम लिया, उन पर गंभीर अपराध के आरोप लगाए, उनकी गिरफ्तारी की कोई सार्वजनिक सूचना नहीं। छत्तीसगढ़ की पुलिस कह रही है एफआईआर की कॉपी कहां है। 27 अक्टूबर 2017 को जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ की पुलिस गाजियाबाद आती है और बीबीसी के पूर्व पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार कर ले जाती है। आरोप था कि विनोद वर्मा के पास कोई सीडी है जिसके सहारे वे छत्तीसगढ़ के मंत्री को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मामला रायपुर के पंडारी थाने में दर्ज हुआ था। विनोद वर्मा ने कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन तब भी विनोद वर्मा फरार नहीं हुए। पुलिस आई और पुलिस के साथ गाजियाबाद से रायपुर गए। गाजियाबाद की अदालत ने भी ट्रांजिट रिमांड दे दिया। छत्तीसगढ़ से ही पुलिस आई है, गाजियाबाद में ही पुलिस आई है, पत्रकार की तलाश में ही पुलिस आई है, लेकिन इस बार पत्रकार फरार है मगर जुबैर गिरफ्तार है। अक्टूबर 2016 को इंदिरापुरम के मेरे घर में छत्तीसगढ़ पुलिस ने सुबह 3:30 बजे दरवाजा खटखटाया। न उन्होंने वारंट दिखाया, न मुझे ये बताया कि किस सूचना पर, किस आधार पर मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने कोई ब्लैकमेलिंग की है और मुझे गिरफ्तार करके रायपुर लाया गया। 60 दिन जेल में रखा, गलत धाराएं लगाई और मामला जब सीबीआई को चला गया, सीबीआई ने पूरी जांच की और जांच के बाद जब चालान पेश किया तो उसमें वो धाराएं हट गई। ब्लैकमेलिंग का सारा आरोप हट गया। बचा क्या? बचा ये कि मेरे पास एक मंत्री की सेस स्लिप थी। जो सीबीआई की अपनी जांच है, जो चालान उन्होंने पेश किया है, उसमें वो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री रमन सिंह को, तत्कालिक मुख्यमंत्री को ये बात पता थी कि ये सीडी बन रही है। उसमें भाजपा के लोग शामिल थे। उनका ओएसडी वो सीडी देखने गया था। उसके बॉम्बे के टिकट के डिटेल्स हैं, सारी चीजें हैं। रही बात ये केस अभी कहां है, तो ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है, जहां सीबीआई ने ये याचिका लगाई है कि ये मामला सुनवाई के लिए किसी और राज्य में स्थानांतरित कर दिया जाए। यह एक इकोसिस्टम है। जब सरकार से सवाल करने वाला, सच को उजागर करने वाले को फंसाया जाता है या पकड़ा जाता है, तब वो इकोसिस्टम कहता है कि पुलिस से लेकर तमाम एजेंसियों पर भरोसा क्यों नहीं है। वो कहता है कि कोर्ट पर भरोसा कीजिए। अब वो रोहित रंजन के मामले में यह बात नहीं कहता कि अगर पुलिस फंसा रही है तो कोर्ट पर भरोसा कीजिए। सवाल करने वालों या विपक्ष के नेताओं के वक्त यह इकोसिस्टम चीख चीख कर कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। रोहित रंजन के समय चीखने वाले चुप हो गए हैं। आज ही हिंदुस्तान की जनता जानती है कि देश के धन का मिसयूज नेशनल हेराल्ड स्कैम के माध्यम से किसने किया है, किस परिवार ने किया है और उसमें राहुल गांधी जी का क्या रोल था। स्वाभाविक है, भ्रष्टाचार किया है तो पूछताछ तो होगी ही। इस देश में कोई राजा नहीं है, इस देश में कोई क्वीन विक्टोरिया और कोई प्रिंस नहीं है जो उनसे पूछताछ नहीं होगी। हर किसी के लिए कानून बराबर का है और राहुल गांधी जी को जानना चाहिए कि ईडी का फुल फॉर्म एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, एंटाइटलमेंट डिमांड नहीं होता है। क्या यही बात रोहित रंजन पर लागू नहीं होती, जो आम नागरिक की तरह 5-5 बार ईडी के पास पूछताछ के लिए हाजिर होते हैं? उन्हें राजकुमार बताया जाता है। तो रोहित रंजन क्या है? क्या राजकुमार हैं जो फरार हैं? उनके लिए उसी कानून और कोर्ट की मांग क्यों नहीं हो रही है? इसलिए हमने फिल्म बनाई राजू का इंसाफ। हमारी फिल्म का नायक राजू अपने हिसाब से इंसाफ करता है। राजू के चरणों में जनता की भीड़ है। राजू जिसे कहता है जनता उसे अपराधी मान लेती है। मेरी कहानी का राजू हैट पहनता है मगर जेंटलमैन नहीं है, हो ही नहीं सकता। राजू का इंसाफ तराजू पर तौल कर नहीं मिलता, उसकी आरजू से मिलता है। उसके पास मीडिया का पावर है। उसकी तारीफ गाने वाला एंकर फरार हो सकता है, उससे सवाल करने वाला पत्रकार जेल जा सकता है। उसके पास एक ही रास्ता बचता है, आखिरी रास्ता गिरफ्तार। जुबैर गिरफ्तार है, रोहित रंजन फरार है। सियासत के हिसाब से पुलिस खेल खेल रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने जुबैर पर जर्मन विदेश मंत्रालय के बयान पर ऐतराज जाहिर किया है। कहा है कि यह हमारा आंतरिक मामला है, मामला न्यायालय के अधीन है, हमारी न्याय व्यवस्था स्वतंत्र है, इस पर किसी तरह की टिप्पणी अनुपयोगी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है
तो उससे उम्मीद की जाती है कि प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जरूरी स्थान मिले, स्पेस मिले। पत्रकार जुबैर की गिरफ्तारी पर जर्मनी ने कहा कि उसके संज्ञान में मामला है और उस पर नजर भी। spezifischen Fall kennen und unsere Botschaft in Neu-Delhi den Fall deswegen sehr genau beobachtet und wir hierzu auch mit unseren EU-Partnern vor Ort im Austausch stehen. Die EU hat ja einen Menschenrechtsdialog auch mit Indien und sagen allgemein Meinungs- und Pressefreiheit sozusagen sind Thema und Gegenstand auch des Austauschs mit Indien. ऑल्ट न्यूज के जुबैर और प्रतीक सिन्हा को ओस्लो के पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ओस्लो ने नोबेल पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया है। सिद्दीक कप्पन को सब भूल गए। सिद्दीक कप्पन की कोई बात नहीं करता। इस समय भारत की आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आजादी की लड़ाई दरअसल जेल के भय से लड़ने की लड़ाई थी। बहुत लोग माफी मांगकर जेल से बाहर आ गए, तो बहुतों ने जेल में जान दे दी। जेल को अपना घर बना लिया, गीत रचे और जेल का डर जनता के बीच से भगा दिया। ऐसे गीतों पर अंग्रेजी हुकूमत ने प्रतिबंध लगा दिए। 1997 में उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने निशुल्क वितरण हेतु इन प्रतिबंधित गीतों का संग्रह प्रकाशित किया। इस संग्रह के लिए 1997 में संस्कृति विभाग में जो भी अधिकारी रहे या कर्मचारी रहे, सभी बधाई के पात्र हैं। अंग्रेजी हुकूमत जेल में तरह तरह की यातनाएं दिया करती थी। कैदी को कम से कम सामान दिया जाता था, लेकिन आजादी के दीवाने तकलीफों की परवाह नहीं करते थे। इसी किताब में कविता है, यहां हम जेल जाने के लिए तैयार बैठे हैं, खुदा जाने ये हाकिम क्यों किए इनकार बैठे हैं। ठसा ठस जेल खाने भर गए हैं आज भारत के, ना कंबल है ना तसले हैं, दीवाला काढ़ बैठे हैं। तसला का बहुत जिक्र आता है। इसी पर एक पूरी कविता आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। कविता का नाम है तसला महिमा। उस समय जेल में तसला मिला करता होगा, जिसका इस्तेमाल कैदी तरह तरह से करते होंगे। तो इस कविता में तसले का संबंध जेल के भय से बन जाता है और तसले के जरिए उस भय को मिटाया जाता है। गौर कीजिए, यदि सच पूछो तो कारागृह में सर्वस्व हमारा है तसला, दुख कंद नसावन सुखदायक प्रिय इष्ट सहारा है तसला। खाना इसमें ही खाते हैं, पीते पानी सुख पाते हैं, इस पर ही बलि बलि जाते हैं, यह हृदय दुलारा है तसला। कुर्सी का काम यही देता, बन तकिया दुख है हर लेता, दुख सिंध से नैया है खेता, भव पार उतारा है तसला। कैदी जब मन बहलाते हैं, तबला वे बना मिल गाते हैं, इसी को ही वाद्य बनाते हैं, यही है निस्तारा है तसला। जब धूप ग्रीष्म की कड़ी पड़े या वर्षा की अति झड़ी पड़े, बन छाता रक्षक घड़ी पड़े, यह दुख सहारा है तसला। जब युद्ध परस्पर ठनता है या चक्र सुदर्शन बनता है, अति मुग्ध जेल की जनता है, चितरंजन प्यारा है तसला। सच्चा साथी इसको जानो, सुख दुख में इसको पहचानो, मन में महिमा इसकी मानो, गुण विस्तृत विस्तारा है तसला। कर स्वच्छ बना इसका दर्पण, करते प्रतिक्षण इसका पूजन, निष्दिन करते हैं आराधन, अद्भुत है न्यारा है तसला। स्वच्छ पात्र यही अति सुखकर है, अनुशक्ति अमोघ शक्तिधर है, प्राणों का प्यारा मनहर है, नैनों का तारा है तसला। ऐसी ही एक कविता का शीर्षक है ससुराल के अंदर साहब। इसकी पहली दो पंक्तियां हैं, जेल खाने का नहीं कुछ भी हमें डर साहब, कौन जाता नहीं ससुराल के अंदर साहब। कभी और सुनाऊंगा। अमरावती से अनुराग द्वारी की तीसरी रिपोर्ट। यही की सांसद हैं नवनीत राणा, निर्दलीय। नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा हनुमान चालीसा पाठ के बाद सुर्खियों में आए। अमरावती में हुए उमेश कोल्हे हत्याकांड को दोनों आतंकी साजिश बता रहे हैं, सीमा पार से तार जोड़ रहे हैं। लेकिन एनडीटीवी को अपनी तफ्तीश में पता लगा है कि जिस व्यक्ति को इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और वह मुख्य आरोपी भी है, उसने न सिर्फ पिछले चुनावों में राणा दंपति के लिए प्रचार किया, बल्कि इलाके के लोगों के मुताबिक उनके बेहद करीबी भी था। सांसद और विधायक दोनों इससे इनकार करते हैं और कहते हैं कि जिस भी दल का कार्यकर्ता हो, कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
अमरावती में जाकिर कॉलोनी के तमेला ग्राउंड इलाके की सकरी गलियां। इलाके में जाते ही पिछड़ेपन और गरीबी का एहसास होता है। इन्हीं सकरी गलियों के आखिरी छोर पर रहता है इरफान खान। घर में 4 बच्चे हैं, बूढ़ी माँ और पत्नी। इरफान को अमरावती के केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसने ही हत्यारों को जुगाड़ा, उन्हें फंड और गाड़ी दी। अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा इसे हिंदुत्व पर हमला बता रहे हैं। कह रहे हैं इस पूरे मामले के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। ये जो आरोपी पकड़े गए ये इनफ नहीं है। इसके पीछे पाकिस्तान से जो संगठन जुड़ी हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कुछ संगठन ऐसे लोगों को फाइनेंस करती, उस संगठन के अंत तक एनआईए के माध्यम से कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि आज उदयपुर की जो घटना है और अमरावती की जो घटना है वो देश के लिए पूरी आहत पूछी है। पूरा देश घबराया हुआ है और अमरावती में तो पूरा दहशत का माहौल है। विधायक और उनकी सांसद पत्नी इन दिनों हनुमान चालीसा पढ़कर सुर्खियों में हैं। पुलिस पर आरोप भी लगा चुके हैं कि उन्होंने जानबूझकर उमेश कोल्हे की हत्या की वजहों को सार्वजनिक नहीं किया। कहा अगर वो खत नहीं लिखते तो एनआईए जांच शुरू नहीं होती। लेकिन हमारी तफ्तीश में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। ये अमरावती के मास्टरमाइंड इरफान खान की फेसबुक वॉल है। 2019 में कई दफे वो नवनीत राणा की तारीफ के पोस्ट करता है। उनके पति के साथ तस्वीर भी पोस्ट करता है। इलाके के लोग और उसके दोस्त कहते हैं कि पिछले चुनाव में इरफान ने राणा परिवार के लिए खूब काम किया। पहले जब भाभी खड़े हुए थे, जो नवनीत राणा जी की वाइफ, तो उनके लिए तो उन्होंने बहुत काम करे थे। सबके लिए उनका तो चक्रा बहुत हो रहे थे। भाभी के पूरे मोहल्ले में हर जगह घूम रहे थे। इरफान भाई ने उनके लिए सबसे ज्यादा मेहनत करे और वो चुन के आए तो हमको भूल ही गए बाद में। पानी से खड़े हुए थे उनके घर वाले, तो उनके लिए उन्होंने बहुत वोट लाए थे। हालांकि सांसद कह रही हैं वो इरफान को नहीं जानती और कोई भी शख्स चाहे किसी का समर्थक भी क्यों ना हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। क्राइम करने वाला किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ा है वो क्रिमिनल है। तो इरफान वगैरह को आप लोग बिल्कुल नहीं जानते? कोई चुनाव प्रचार में कभी मिले? सर मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि वो मेरे कार्यकर्ता नहीं है। अगर वो मेरे कार्यकर्ता हैं तो मुझे लगता है मैं इस परिवार को जाके नहीं मिलती। जिनके वो कार्यकर्ता हैं, जो खुद को गार्जियन मिनिस्टर कहती थी ये जिले के जो थे, उन्होंने कोल्हे परिवार को जाके सिंपथाइज क्यों नहीं किया? मेरे कार्यकर्ता रहते थे या कोई भी रहते थे, मेरे को तो मैं तो कभी आज तक उनसे मिला भी नहीं, ना उनको पहचानता हूँ, ना कोई मेरे साथ उनका फोटो है, ना कोई किसी प्रकार का मेरा उनसे कोई संबंध है। पर मेरा बोलना है ये कोई भी पार्टी में ऐसे लोग होंगे तो उसका विरोध होना चाहिए। आज कांग्रेस ने विरोध क्यों नहीं किया? क्यों कोल्हे को समर्थन क्यों नहीं दिया? कोल्हे परिवार के पीछे क्यों खड़े रह रहे? वहीं कांग्रेस का मानना है कि मामला गंभीर है। वो राणा परिवार के आरोपों को भी झूठा बता रहे हैं। जो राजस्थान में आपने देखा होगा कि जो छपड़ा आदमी है, जो जिसने ये घटना की है, वो ताहिर नाम का जो क्या नाम का था, वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। ये भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे नवनीत राणा का कार्यकर्ता मिला। तो एक सोची समझी चाल जो है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को तोड़ो और उसमें सत्ता कर लो, यही जो प्लानिंग बीजेपी ने किया है उसी का दर्शन पूरा देश भुगत रहा है। इधर हत्या का आरोप इरफान पर है, लेकिन सजा परिवार भी भुगत रहा है। एक अजीब सी खामोशी उसके घर में है। माँ बीवी को पता ही नहीं लग रहा कि हुआ क्या है। हमको इस बात से कुछ पता ही नहीं है। हम बाहर ही नहीं जाते, दोनों सास बहू हम हमारे घर में रहते, हमारा पढ़ना लिखना, बच्चों को पढ़ाते लिखाते, बस यही काम करते हैं। अब ये मुश्किल है हमारे पीछे। अब हमने तो बहुत मुश्किल उतार दिया और ये मुश्किल उतार ली। कपड़े धोते थे, काम करते थे लोगों के घर का। बहुत मुश्किल है। अब अल्लाह है हमारा साथ, जो भी करेंगे अल्लाह, जिस भी हाल में रखेंगे मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। मैं जिंदा हूँ जब तक। और आप लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ? हमको कुछ भी नहीं मालूम इसलिए हमको तो क्या बोलना। उनका मोबाइल वगैरह भी सब पुलिस वाले ले गए। हाँ। बहरहाल अमरावती में कपिल मिश्रा की भी एंट्री हो गई है। उमेश कोल्हे के परिजनों को उन्होंने 30 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसी मामले से जुड़े एक और घटनाक्रम में गिरफ्तार 7 आरोपियों को मुंबई में एनआईए कोर्ट में पेश कर दिया गया, जहां बचाव पक्ष ने मामले में यूएपीए लगाने का विरोध किया और कहा ये सिर्फ हत्या का मामला बनता है। वहीं एनआईए ने कहा कि आतंकी मामला है, साजिश के तार गहरे हैं, इस संबंध में उनके खिलाफ सबूत हैं जिसे वक्त आने पर वो पेश कर देंगे।
कोर्ट ने 15 जुलाई तक आरोपियों को एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। कौन किसका कार्यकर्ता है ये तो खैर सवालों के घेरे में है, लेकिन सत्ता और सियासत की नूरा कुश्ती के बीच एक बेगुनाह शख्स की जान चली गई। कानून के हाथ लंबे थे, बावजूद इसके वो उसे बचा नहीं पाए। अमरावती से अपने कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच छोटे व्यापारी परेशान हो गए हैं कि मार्का लगे बटर, दही, लस्सी, छाछ, पनीर, पापड़, मुरमुरे और गुड़ को पैक करके बेचने पर 5% जीएसटी लगने का फैसला उन्हें बर्बाद कर देगा। बड़े व्यापारियों को फायदा हो जाएगा। व्यापारी संघ का कहना है कि 85% जनता बिना ब्रांड वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है, उस पर बहुत भार पड़ जाएगा। जो जनता 100 रुपए लीटर पेट्रोल का स्वागत कर रही थी, हमने प्राइम टाइम में आपको दिखाया था कि कैसे लोग महंगाई का सपोर्ट कर रहे हैं, वे 5% जीएसटी का विरोध करें, यह ठीक बात नहीं है। इसके वापस लिए जाने की मांग हितों के हित, राष्ट्र हित में उचित नहीं है। बोरिस भाई, इनके बारे में द गार्डियन अखबार ने अपने संपादकीय में जो लिखा है, अरे बाप रे, ये झूठे तो हैं ही, फ्रॉड भी हैं। गार्डियन नोएडा से नहीं छपता है, गनीमत है, वरना इस अखबार का संपादक तो क्या साइन बोर्ड तक जेल में होता। मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन डर भी लग रहा है कि इसे पढ़ने के कारण लंदन की पुलिस मेरी तलाश में नोएडा ना आ जाए। फ्रॉड इज ए वर्ड दैट कैन डिस्क्राइब अ पर्सन एंड एन एक्शन, डिसेप्शन एंड द डिसीवर। बोरिस जॉनसन इज बोथ, मतलब बोरिस जॉनसन के काम और व्यक्तित्व में ही फ्रॉड और धोखा भरा हुआ है। यह धोखेबाज है, सीरियल लायर है, गार्डियन लिखता है, यानी हर समय झूठ बोलता है। यह व्यक्ति देश को एक झूठ बेचा गया, उसका अवतार है। हे ग्रीक देवी, प्लीज हेल्प मी। मैं गार्डियन का संपादकीय पढ़ रहा हूं, जो बोरिस जॉनसन के बारे में लिखा गया है कि जिसने भी बोरिस जॉनसन के कैरियर को फॉलो किया है, वो देख सकता है कि उसका रास्ता झूठे बयानों और धोखेबाजियों का रहा है। इसके आत्ममुग्ध चरित्र से देश को जो नुकसान पहुंचा है, उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बोरिस जॉनसन से मिलता जुलता, इतना झूठ बोलने वाला एक भी नेता भारत में नहीं है। लोग मेरे इस दावे पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्हें करना ही चाहिए। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उन्होंने नए कैबिनेट की नियुक्ति कर दी है। जब तक कोई नया प्रधानमंत्री नहीं चुन लिया जाता, वही प्रधानमंत्री रहेंगे और आप और हम ब्रेक लेंगे। हर बारिश में मुंबई की कहानी वही होती है। क्या वाकई में कहानी वही होती है कि बारिश हुई, सड़क पर पानी भर गया, या वो कहानी है जिसे हम ना तो सुनना चाहते हैं, ना उसका सामना करना चाहते हैं, कि किस तरह से एक महानगर को और इसी मॉडल पर देश भर के तमाम शहरों को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया। पूजा की ये रिपोर्ट देखिए। हर साल मुंबई बरसात में यूं डूबी हुई क्यों दिखती है? जुलाई के पहले 6 दिनों में ही इस महीने होने वाली औसत बारिश की 70% वर्षा हो चुकी है। 60 से 70 मिलीमीटर तक की बारिश मुंबई की व्यवस्था झेल लेती है। 100 के करीब या इससे ऊपर शहर तैरता हुआ नजर आता है। आखिर इसके कारण क्या हैं? बारिश के पानी को प्रभावी ढंग से समंदर में बहाने के लिए नालों का जो नेटवर्क है, जो ड्रेनेज सिस्टम है मुंबई का, वो 140 साल पुराना है, जिसे अंग्रेजों ने डिजाइन किया था। लेकिन तब हरियाली हुआ करती थी, और अब देखें तो शहरीकरण जिस तरह से बढ़ा है, निर्माण कार्य जिस तरह से बढ़ा है, हर साल सैकड़ों टन कचरा जो है नालों में जमा होता है, जिसकी वजह से ये पंचर हो चुका है, ये खराब हो चुका है। 2019 के सीएजी रिपोर्ट में भी ये बात कही गई है। अब ऐसे में सिर्फ ऊपरी मरम्मत से इन नालों का कुछ नहीं होने वाला, इसे बदलने की जरूरत है। इसी के साथ एक स्टडी भी अपने आप में समझनी बहुत जरूरी है, जिसमें कहा गया है कि मुंबई शहर औसतन सालाना 2 मिलीमीटर की दर से डूबती जा रही है। During high tide, flood होता है मुंबई. It is natural because Mumbai is low lying island. अभी उसको फ्लडिंग से बचाने के लिए we have to allow water to go out to sea. वो लोग जाके मट्टी डाल रहे समुद्र में और कोस्टल रोड बना रहे, तो कोस्टल रोड स्टिल्ट पे भी बना सकता था.
समुद्र में मट्टी डालने का क्या जरूरत है? वो पानी कुछ दूसरा जगह पे जाएगा। तो एंटायर डेवलपमेंट प्लान इन मुंबई इज डिजाइन टू एग्रीवेट फ्लडिंग। 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में 5 बार मुंबई को 3 डिजिट रेनफॉल मिली है, जो बहुत ही ज्यादा बारिश है और इसके कारण ये सारी जो मुसीबतें हैं वो देखने को मिल रही हैं। और ऊपर से जल स्तर भी समुद्र का धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो फिलहाल इतना ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन अगले 10-20 सालों में हमें उम्मीद है कि जब समुद्र का स्तर कम से कम 1 फुट तक बढ़ जाएगा या 8-9 इंच बढ़ जाएगा, तो लो लाइंग एरियाज में और ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वहीं बड़े पैमाने पर लगातार निर्माण मुंबई के जल भराव के संकट का एक प्राथमिक कारण है। भूमि में बदलाव के कारण पानी सोखने की जमीन की प्राकृतिक क्षमता कम हुई है। कंस्ट्रक्शन जो देखेंगे आप, गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन ही सबसे बड़ा धोखा है। लेट मी एक्सप्लेन। जो फ्लड का पानी रोकने के लिए, मुंबई आइलैंड होने की वजह से एक टापू है, तो जहाँ पानी समंदर का अंदर आता है, तो जब तक लो टाइड नहीं होता पानी निकल नहीं पाता। तो उस वक्त तक पकड़ के रखने के लिए जगह होना चाहिए। वो जगहों के ऊपर इन्होंने एक तो नदियों के ऊपर सारे बड़े बड़े दीवार बना दिए, तो जो ज़मीन का पानी है वो जा नहीं पाता है, तो लॉगिंग हो जाता है वहाँ पे जहाँ पे भी है। दूसरा है कि जो रिवर के बगल में ही आप देखें तो पूरा झोपड़पट्टी जो स्लम्स है बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल आप अकोला जाइए, वहाँ तो मीठी नदी के अंदर तक पहुँच गए वो स्लम्स। उनको निकालने का ऑर्डर भी है, उनको दूसरी जगह बसाने का ऑर्डर है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। मुंबई की नदियों में शामिल ये मीठी नदी हर मॉनसून पहले डराया करती थी, क्योंकि यहाँ पर ये कचरे से भरी हुई नजर आती थी। हालांकि बीते कुछ सालों में इसे साफ किया गया, इसे चौड़ा भी किया गया, लेकिन इसके आसपास अगर आप देखें जो अवैध निर्माण है इसे नहीं हटाया गया है। ऐसे में नदियों के पास वेटलैंड यानी कि दलदली भूमि की जो जरूरत होती है उसके न होने से हर बारिश मुंबई में जो खतरे की तलवार है वो लटकती रहती है। मुंबई के बीकेसी से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में जाने के बाद उद्धव ठाकरे गुट को अब ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बड़ा झटका लगा है। एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 67 शिवसेना पार्षदों में से 66 एकनाथ शिंदे के गुट में चले गए हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक लिहाज से बीएमसी के बाद ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे प्रतिष्ठित कॉर्पोरेशन मानी जाती है। एकनाथ शिंदे गुट ने खुद को बाला साहेब की विरासत का असली वारिस बताया है। उधर उद्धव ठाकरे गुट को विधानसभा के बाद अब संसद में भी शिवसेना के सांसदों की बगावत का सामना करना पड़ सकता है। सांसद भावना गवली पहले ही बगावत कर चुकी हैं, जिसके बाद शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर भावना गवली को चीफ विप पद से हटाने और उनकी जगह राजन विचारे को लोकसभा में चीफ विप की जिम्मेदारी दिए जाने की जानकारी दे चुके हैं। एकनाथ शिंदे गुट का दावा है कि संसद में शिवसेना के 18 में से 12 सांसद उसके साथ हैं। अब देखना है कि ये दावा कितना सच साबित होता है। देश के आसमान पर एक और एयरलाइंस कंपनी छाने को तैयार है। अरबपति निवेशक राकेश झुनझुनवाला की आकाशा एयर को उड़ान का लाइसेंस मिल गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने आकाशा एयर को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दे दिया है, जो किसी भी एयरलाइंस कंपनी के उड़ान भरने का लाइसेंस है। जुलाई के अंत में आकाशा एयर 2 विमानों के साथ अपना ऑपरेशन शुरू करेगी और 2023 तक इसके बेड़े में 16 और यात्री विमान जुड़ जाएंगे। बिहार की राजधानी पटना में राजा बाजार के एक मुस्लिम परिवार ने एक हिंदू बुजुर्ग का अंतिम संस्कार संपन्न करवाकर इंसानियत की एक नायाब मिसाल पेश की है, वो भी इस माहौल के बीच जहां एक दूसरे पर इतना ज्यादा विश्वास लोगों का घट रहा है। मोहम्मद रिजवान की दुकान पर बीते 25 साल से काम करने वाले रामदेव का निधन हो गया, जिसके बाद अपने परिवार के सदस्यों की तरह मानने वाले रिजवान और उनके परिवार ने रामदेव की अर्थी को न सिर्फ कंधा दिया बल्कि पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी करवाया। 75 साल के रामदेव रिजवान की दुकान में अकाउंटेंट का काम करते थे और वो एक तरह से रिजवान और मोहम्मद अरमान के परिवार के सदस्य ही थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज शादी के बंधन में बंध गए। भगवंत मान की शादी हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने वाली डॉक्टर गुरप्रीत कौर से हुई। शादी की रस्म चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास में एक सादे समारोह में हुई।
मान की शादी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत कुछ खास लोग भी शरीक हुए। ये भगवंत मान की दूसरी शादी है। उनकी पहली पत्नी और 2 बच्चे अमेरिका में रहते हैं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।